नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यदि आपको इस वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करें या फिर गूगल क्रोम पर सर्च करें www.nvclasses.blogspot.com। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश को जानने से पूर्व हम जान चुके हैं खिलजी वंश के बारे में कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरह से खिलजी वंश का अंत करके तुगलक वंश की नींव रखी गई। तो आइए बच्चों, जानते हैं हम तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश के जो पहले सुल्तान थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की शुरुआत की थी। बच्चों, इनका जो शासन का समय था वो था 1320 से 1325 ईस्वी तक। हाँ, इन्होंने कम समय ही शासन किया, लेकिन फिर भी इनके द्वारा इतिहास में एक नए वंश की शुरुआत की गई, इसलिए इतिहास में ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक को और भी कई नामों से जाना जाता था, जैसे कि इन्हें गाजी मलिक और तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें गाजी की उपाधि स्वयं इन्होंने खुद ने धारण की थी। गाजी, जिसका मतलब था काफिरों का वध करने वाला, यानी कि जो गैर इस्लामिक समुदाय के लोग हैं उन्हें मारने वाला। तो इस तरह से इसने अपने नाम में भी गाजी शब्द को जोड़ा था। बच्चों, इन्होंने जो तुगलक वंश की शुरुआत की और उस शुरुआत करने के लिए इन्हें भी विभिन्न युद्ध और विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन्होंने 1320 ईस्वी में खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली का शासन हासिल किया और खुसरो शाह की हत्या करने के लिए इन्हें भी युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध के पश्चात 8 सितंबर 1320 ईस्वी को जीत के साथ ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे और इस तरह से खिलजी वंश का अंत करके इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली के सुल्तान बने, क्या उससे पहले ये किसी राजवंश के थे? नहीं, ये किसी राजवंश के नहीं थे, बल्कि ये मुबारक शाह के एक सूबेदार या गवर्नर थे, जो कि भारत के या दिल्ली सल्तनत के पश्चिमी सीमांत प्रांत दीपालपुर के गवर्नर थे। इस पद पर रहते हुए इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ बाहरी आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की और इस पद पर रहते हुए ही इन्होंने खुसरो शाह के विरुद्ध एक गुट बनाया और उस गुट में अपनी जैसी सोच वाले सरदारों को शामिल किया और उन सब ने मिलकर खुसरो शाह को युद्ध में हरा दिया और इस तरह से दिल्ली सल्तनत में एक नए युग और एक नए वंश की शुरुआत हुई, जिसे इतिहास में तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों, ये सुल्तान तो बन गए, सुल्तान बन के क्या जीवन आसान था? नहीं, इन्हें भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को करना पड़ा। आपको याद ही होगा इल्तुतमिश के बारे में कि किस तरह से उन्होंने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के आक्रमण को रोकने के लिए समझौता किया और किस तरह से बलबन ने एक नया विभाग खोला था। उसी तरह इन्हें भी मंगोलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने सफलतापूर्वक मंगोलों को हरा दिया और इस तरह से एक बड़ी समस्या से इन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा। बच्चों, इसके अलावा जब ये सुल्तान बन गए तो इन्हें प्रांतीय विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जितने भी प्रांतीय विद्रोह हुए उन सभी को इन्होंने सफलतापूर्वक दबा दिया। तो इस तरह से इन्होंने बाहरी और आंतरिक रूप से अपने आप को स्थापित कर लिया। अब बच्चों, किसी भी सुल्तान को
इन समस्याओं से निजात पाने के बाद अपने शासन को अच्छे से चलाने के लिए अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर स्थिति को बेहतर बनाना होता है। तो ऐसा ही प्रयास इन्होंने भी अपनी आर्थिक नीति के तहत किया। उस समय जो लगान आदि की व्यवस्थाएं होती थी या अमीरों के ऊपर जो नियंत्रण रखा जाता था वो बहुत ही कठोर होता था और ऐसे में अमीर कई बार सुल्तान के विरुद्ध युद्ध कर दिया करते थे या गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती थी। तो ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए इन्होंने मध्यपंथी नीति अपनाई, जिसे नाम दिया गया रस्म ए मियान, यानी समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना और उन परिस्थितियों में भी किसी को इतना अधिक भी प्रताड़ित ना किया जाए कि वो विद्रोही हो जाए और ना ही किसी को इतनी खुली छूट भी ना दे दी जाए कि वो मनमानी करने लगे। तो ऐसे में इन्होंने मध्यपंथी की नीति अपनाकर सफलतापूर्वक शासन किया। बच्चों, गयासुद्दीन ने जो उस समय के जमींदार थे उन्हें उनके जो अधिकार खिलजी वंश के द्वारा छीन लिए गए थे वो वापस कर दिए और जो अमीरों की भूमि जब्त कर ली गई थी वो भी उनको उसने वापस लौटा दिया। इस तरह से उसने अमीरों और जमींदारों को अपने पक्ष में कर लिया। बच्चों, गयासुद्दीन ने कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारे सुधार किए क्योंकि वो जानता था कि अगर कृषि क्षेत्र सुदृढ़ रहेगा तो उसके राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए उसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा ही लिया ताकि किसानों के ऊपर अधिक भार ना हो। अब जब उसने लगान की दर निश्चित कर दी तो कृषि क्षेत्र में भी सुधार करने थे, क्योंकि उस समय के जो शासक थे वो इतना ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं दिया करते थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इन सब से अलग रहा। उसने कृषि क्षेत्र को महत्व दिया और इसके लिए उसने कुएं व नहरों का निर्माण करवाया। और बच्चों, शायद इतिहास में या सल्तनत युग में नहर का निर्माण करवाने वाला वो प्रथम सुल्तान रहा था। तो इस तरह से उसने सिंचाई की व्यवस्था करके कृषि क्षेत्र में और अधिक उन्नति की, जिससे किसान भी खुशहाल बने और राज्य की जो राजस्व प्राप्त होता था यानी जो टैक्स उन्हें प्राप्त होता था उसमें भी वृद्धि हुई। इस तरह से उसने अपनी कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के बाद जो अगला कार्य किया वो था डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ बनाना। डाक व्यवस्था, आप सोचिए, कोई संदेश आप तक अगर निश्चित समय पर या जिस समय उसकी मांग है उस समय पर नहीं पहुंचे और बाद में आए तो क्या वो सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है? नहीं ना। ऐसा ही उसने भी किया। उसने डाक व्यवस्था को मजबूत बनाया ताकि हर सूचना समय पर पहुंच सके। इसके अलावा न्याय व्यवस्था के लिए भी उसने प्रयास किए और इसके लिए एक अलग से न्याय विभाग का निर्माण करवाया ताकि किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो सके। तो इस तरह से गयासुद्दीन ने सूचना तंत्र और न्याय तंत्र दोनों को मजबूत बनाने का प्रयास किया। अब बच्चों, उसने अपने शासन में इतने सुधार किए, अब उसके पश्चात उसे साम्राज्यवाद की होड़ में भी शामिल होना था, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी था। उसने भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह दक्षिण भारत में युद्ध अभियान किए, लेकिन इन युद्ध अभियानों में क्या उसे पहली बार में ही सफलता हासिल हो गई? नहीं बच्चों, उसके पास अलाउद्दीन खिलजी की तरह मलिक काफूर जैसा सेनापति नहीं था। उसने जब पहला आक्रमण 1321 में किया तो वारंगल के काकतीय राजा प्रतापरुद्र देव ने गयासुद्दीन तुगलक को युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और उसे वापस हार कर लौटना पड़ा। लेकिन हम कभी असफल हो जाए तो क्या उस असफलता को लिए हुए बैठे रहें?
नहीं, बल्कि उस असफलता को अपनी सफलता के द्वारा हम दूर कर सकें। ऐसा ही प्रयास इसने भी दोबारा किया और इस हार का बदला लेने के लिए उसने दोबारा से एक अभियान किया और इस अभियान का नेतृत्व उसने सौंपा अपने शहजादे जूना खां को, जो कि 1323 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ दक्षिण की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव इतने अधिक शक्तिशाली नहीं रहे और वो इस विशाल सेना के सामने डटकर मुकाबला नहीं कर सके और उनकी जीत हार में बदल गई। तो इस तरह से एक शक्तिशाली राजा का पतन गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जूना खां के द्वारा हो गया। बच्चों, इसके बाद गयासुद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, यानी कि उसने उनसे सिर्फ टैक्स या कर नहीं लिया जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बल्कि उसने उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक पूरी तरह साम्राज्यवादी था और इसने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की नीति को त्याग दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जिन क्षेत्रों को जीता था उन क्षेत्रों के राजाओं ने उसे भेंट देना स्वीकार किया और उसके अधीनस्थ रहकर शासन करना स्वीकार किया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा नहीं करके उन राज्यों को पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। बच्चों, इसके अलावा इसने जो अगला अभियान किया वो था इसका जाजनगर अभियान। जाजनगर जो कि ओडिशा राज्य में स्थित था। गयासुद्दीन ने यहाँ भी अपने शहजादे यानी अपने राजकुमार जूना खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा, जिसमें जूना खां ने जाजनगर के राजा भानुदेव को युद्ध में हरा दिया। तो इस तरह से दक्षिण और पूर्व तक में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। गयासुद्दीन का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो था बंगाल के विद्रोह का दमन करना, क्योंकि बच्चों अक्सर जिन राज्यों में जो सूबेदार या गवर्नर बनाए जाते थे, कई बार जब वो शक्तिशाली हो जाते थे तो वो केंद्र के आदेशों की अवहेलना किया करते थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया करते थे। तो ऐसे ही एक विद्रोह का दमन करने के लिए गयासुद्दीन का जो अगला अभियान था वो बंगाल की तरफ हुआ, लेकिन इसने सफलतापूर्वक बंगाल में फैली हुई सारी अव्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। बच्चों, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में था तभी उसे ये सूचना मिली कि जूना खां निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया है। ये निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के महान सूफी संत थे और इन्होंने यह घोषणा भी कर दी कि जूना खां दिल्ली सल्तनत का जल्द ही सुल्तान बनेगा। और इस घोषणा या इस भविष्यवाणी के बारे में जब गयासुद्दीन तुगलक को पता चला तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसे लगा कि मेरे जीते जी एक सूफी संत ने ऐसी घोषणा कैसे कर दी, और ऐसे में उसने क्रोधित होकर सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को एक धमकी भरा संदेश भेजा और कहा कि वो जब दिल्ली तक पहुँचे उससे पहले ही सूफी संत को दिल्ली से चले जाना चाहिए। लेकिन सूफी संत ने कहा कि हुनूस दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी बहुत दूर है। और सच में बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूर ही रही। जब वो वापस बंगाल से लौट रहा था तो लौटते समय उसके बेटे जूना खां ने उसके लिए दिल्ली से कुछ दूरी पर एक महल का निर्माण करवाया। बच्चों, जो ये महल था ये पूरी तरह लकड़ी से बनवाया गया था और इसका निर्माण करवाया गया था अहमद अयाज से। उसने ये महल बहुत ही शानदार बनाया और जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से लगभग दूर इस महल में प्रवेश करने ही वाला था तभी ये महल धराशायी होकर
गिर गया और इसमें दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। कहा तो ये भी जाता है कि जूना खां ने जानबूझकर ऐसे महल का निर्माण करवाया ताकि जब उसके पिता उसमें प्रवेश करें तो वो महल धराशायी हो जाए, और इस तरह से षड्यंत्र के द्वारा वो अपने पिता की हत्या करने में कामयाब रहा, क्योंकि सत्ता में सब कुछ वाजिब या जायज माना जाता है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का एक यात्री था, इसने भी कहा है कि गयासुद्दीन की हत्या उसके बेटे जूना खां के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के द्वारा हुई थी, और इस षड्यंत्र को बखूबी निभाने में जूना खां सफल रहा। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बाहरी और आंतरिक दुश्मनों का सफलतापूर्वक सामना किया, लेकिन अपने पुत्र के द्वारा वो मारा गया। और इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि गयासुद्दीन ने मात्र 5 वर्ष शासन किया, लेकिन उनकी जो उपलब्धि रही वो भी इतिहास में महत्वपूर्ण है। जैसे कि नंबर 1, इनके द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई। दूसरी नीति या दूसरी जो इनकी सफलता थी वो थी दक्षिण भारत के राज्यों को इन्होंने जीता, और जीतने के बाद उनका विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। और जो इनकी तीसरी उपलब्धि थी वो थी मंगोल आक्रमणकारियों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में जो भी समस्याएं आई उन सब समस्याओं को जीत लिया, लेकिन इन सारी समस्याओं को जीतने के बाद भी ये अपने ही घर में अपने ही बेटे से हार गए। तो इस तरह से एक शक्तिशाली सुल्तान का अंत हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।